Hello friends, welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 23rd December, so let's get started. First news is with respect to PM Modi's visit to Kuwait. यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट कर लिए हैं। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके लिए आप पूरा पढ़ने बैठ जाएं इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस आज तक के। ओके, रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। जस्ट द थिंग इज कि ये जो कुवैत का किंगडम है इट इज क्वाइट रिच एंड हम यहाँ पे हमारे काफी सारे इंडियन लेबर्स काम करते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी किया था गल्फ स्पाइस लेबर कैंप वेयर 90% ऑफ इनहैबिटेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। ओके, इसके अलावा हम लोग कल्चरल कोऑपरेशन करेंगे, स्पोर्ट्स पे कोऑपरेशन करेंगे, इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुए हैं और ज्यादा वर्क करेंगे इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, डिफेंस, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा एंड फूड पार्क्स। ओके, रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट किया गया है। साथ में एमओयू साइन किया गया है ऑन डिफेंस कोऑपरेशन दैट विल अलाउ द एक्सचेंज ऑफ डिफेंस पर्सनल, जॉइंट एक्सरसाइजेस एंड सप्लाई ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। ओके, सो इतना भी कुछ ज्यादा रेलेवेंस नहीं है उसका आपके एग्जाम के लिए, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर घूमते रहते हैं वहां। कांग्रेस seeks further probe by Supreme Court in Pegasus case after US court hold Israeli group liable. Now see, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था जब ये चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रेशर में आके इसको क्लीन चिट दे दी है वो नहीं जानते, लेकिन ये एलिगेशन बहुत सीरियस थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, उनकी वाइफ तक, ओके, सीबीआई के चीफ, आर्मी में बैठे हुए बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स और इवन इनकी फैमिली मेंबर्स की भी फोन टैप किए गए थे। ओके, और एक इसका सबसे बड़ा आउटकम था जो ओबियसली नॉट फॉर यूपीएससी पर्पस, बट आरएसएस के कई सीनियर लीडर्स के भी फोन टैप किए गए थे जस्ट टू हैव अ क्लियर जस्ट टू हैव अ समथिंग जो कल को उनको दबाने के काम आए। ओके, बिकॉज आरएसएस आप जानते हैं बीजेपी पे उसका क्या कंट्रोल है, वो रिप्लेस कर सकता है किसी भी मिनिस्टर को, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी। लेकिन मोदी जी का जो कंट्रोल है उसमें पेगासस का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों पे कंट्रोल हो या आरएसएस में बैठे हुए लोगों पर कंट्रोल हो। ठीक है, सो पेगासस जासूसी वॉज रियलिटी और यहाँ पर यूएस के कोर्ट ने इजरायली ग्रुप जो पेगासस बनाता है उसको लायबल भी ठहराया है इसके लिए कि आपने एक ऐसा इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर बनाया है जिसने राइट टू प्राइवेसी वायलेट किया है सभी लोगों का। ओके, और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी कहा था कि इसी कंपनी ने हमें भी अप्रोच किया था कि अगर आप इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर चाहती हैं तो हमारे पास है। राइट, तो कांग्रेस यहाँ पर कह भी रही है कि हमें इसमें और प्रोब की जरूरत है पेगासस मामले में। बट ऑब्वियसली बात है कि आज कुछ भी ट्रांसपेरेंट या इंडिपेंडेंट नहीं रह गया है इंडिया में, सभी इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस गवर्नमेंट। इंक्लूड मम्स वैक्सीन इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये कहना है तमिलनाडु का, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 केसेस आ चुके हैं मम्स के। ओके, तो हम एक बार जरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं इसको और इसको हम टाइम टू टाइम करते भी रहते हैं। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1978 में, बाद में इसको रीनेम कर दिया गया इन 1985। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रैपिडली इंक्रीज द इम्यूनाइजेशन कवरेज, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड एस्टैब्लिश रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम टू दी हेल्थ फैसिलिटी लेवल। क्योंकि कई सारी दवाइयां ऐसी होती है जिन्हें काफी लो टेम्परेचर पर देन मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन दवाइयों की एंड अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन वैक्सीन प्रोडक्शन। सो ओवर द आप देख सकते हैं कि हमने अपने पांचों ऑब्जेक्टिव काफी सक्सेसफुली मैट किए हैं। एलिजिबल कौन कौन होता है? तो यहाँ पे ऑल बेनिफिशरीज नेमली प्रेग्नेंट वीमेन and children can get themselves vaccinated at the nearest government or even private health facility or at immunization session site यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर और others. Okay, UIP covers all sections of the society with the same high quality vaccines, and under UIP immunization is providing free of cost against 12 vaccine preventable diseases. Now remember this कि सिर्फ 12 vaccination प्रिवेंटेबल जो डिजीज हैं हम उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से 9 डिजीज नेशनल लेवल पर यानी कि पूरे इंडिया में होते हैं और 3 जो है जो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर रीजन में होता है उनके लिए दवाई दी जाती है। 9 डिजीज हैं: डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टीटनस, पोलियो, मीसल्स, रूबेला, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ओके, सो ये हो गए नेशनल लेवल पर और 3 दिए जाते हैं सब नेशनल लेवल पर, दैट इज रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया एंड जैपनीज एंसेफेलाइटिस।
ओके, सो ये 12 डिजीज को कवर करता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इसी के साथ तमिलनाडु चाहता है कि मम्स को भी कवर किया जाए। ये सब फालतू की न्यूज़ है। आज हमारे पास एडिटोरियल पेज पे काफ़ी काम का है। यहाँ पे सिर्फ कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो मिस्टर जयशंकर बोलते रहते हैं। जगह-जगह आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, लेज़र लाइट्स। इंडिया कैन नेवर परमिट अदर्स टू हैव वीटो ऑन इट्स चॉइसेस। ओके, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने रशियन वॉर में ठीक क्रिटिसाइज नहीं किया कभी, हम यूएसए या यूरोप के दबाव में नहीं आए, तो उसी रिस्पेक्ट में कह रहे हैं किसी भी कंट्री के पास वीटो नहीं है जो इंडिया की चॉइसेस डिसाइड कर सकेगा। वी विल डू वॉट एवर इज राइट इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉर ग्लोबल गुड विदाउट बीइंग इंटिमेटेड टू कंफर्म। एंड ये पॉइंट्स अच्छे हैं। भारत विल इनएविटेबली प्रोग्रेस बट इट मस्ट डू सो विदाउट लूजिंग इट्स भारतीयता। मास ऑफ डार्क मैटर, ठीक है, इतना डिटेल में, इतना साइंटिफिक वे में आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको प्रीलिम्स के रिवीजन सीरीज में कराऊंगा, सिर्फ जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। बाकी यहाँ पे मास कैलकुलेट एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे, इतना टेक्निकल चीजों में नहीं जाता। ओके, हमारे पास दो अच्छे आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। वन इज ग्लोबल वार्मिंग फाइट हैज अ चैलेंज फॉर इंडिया, एंड सेकंड इज इंडियाज अंडर सी वॉरफेयर पावर, दैट इज हमारी नेवल पावर के रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल दिया गया है। तो हम इन दोनों आर्टिकल्स को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग फाइट हैज अ चैलेंज फॉर इंडिया। इसे आप अपने सिलेबस में अगर देखेंगे तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में हमने पढ़ा था इम्पैक्ट ऑफ ईयू, सीबीएम एंड जी7 डिसीजन ऑन इंडिया एंड रोल ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन। ठीक है, अभी कॉप हुई है तीनों समिट की। देन जीएस 3 पेपर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, यहाँ पे चैलेंजेस इन एनर्जी ट्रांजिशन एंड अचीविंग द नेट जीरो टारगेट जो कि 2070 तक हमें करना है, एंड रोल ऑफ ग्रीन फाइनेंसिंग। ग्रीन फाइनेंसिंग पे आज एक और आर्टिकल है, अभी हम उसे भी डिस्कस करेंगे, एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडियाज डेवलपमेंट। ठीक है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैलेंसिंग डेवलपमेंट नीड्स विद द एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। फर्स्ट इज कॉप 29 इन अजरबैजान, बाकू में हुई है। कॉप 29 किसकी? ऑफ यूएनएफ सीसीसी, दैट इज क्लाइमेट चेंज। ओके, मगर वहां पर स्टेलमेंट रहा, फाइनेंसिंग को लेकर कुछ भी कमिट नहीं किया गया है यहाँ पर। दूसरा, क्लाइमेट एक्शन रिमेन्स क्रिटिकल टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बट कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट जरूर किया गया है कि हमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तैयार करना होगा, बिकॉज जब तक हम क्लाइमेट एक्शन नहीं लेंगे, स्पेशली टू मिटिगेट, अब मिटिगेशन एडेप्टेशन में आपको फर्क पता होगा। ओके, नेट जीरो कमिटमेंट, सो 2050 कमिटमेंट दी गई है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। 2060 तक चाइना को नेट जीरो हो जाना है एंड 2070 तक इंडिया को हो जाना है, ये पिछले समिट में डिसाइड हो चुका है। These commitments require a transition to clean energy sources and reduce emissions. बट इसमें की चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला, इंटरनेशनल प्रेशर। अब यूरोपियन यूनियन लेके आया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मैं ये समझा चुका हूं पहले। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि ये क्या है सीबीएम। ओके, ये इफेक्ट में आएगा फ्रॉम 2026 एंड इम्पोज टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज विदाउट स्ट्रिक्ट कार्बन रेगुलेशन। यानी कि इंडिया से जाने वाला सामान, फॉर एग्जाम्पल से स्टील, ये जब यूरोपियन यूनियन के पूरे मार्केट में इसमें जब एंटर करेगा तो इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि इंडिया में जो नॉर्म्स हैं एनवायरमेंट के वो उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए इनके यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट करना चीपर होता है, जबकि ईयू में एनवायरमेंटल नॉर्म स्ट्रिक्ट होने की वजह से प्रोडक्शन नॉर्म करना महंगा होता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूरोप से उठा के इंडिया में लगा देती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन करना चीप है ड्यू टू लैक्स एनवायरमेंट नॉर्म्स। तो उसको बैलेंस करने के लिए और यहाँ के मैन्युफैक्चरर और यहाँ के मैन्युफैक्चरर दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए बॉर्डर पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, उसी को कहते हैं बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, राइट। प्रेशर टू पीक एमिशन, नाउ डेवलप कंट्रीज इंक्लूडिंग जी7 एम्फेसाइज दैट पीकिंग एमिशन बाय 2025, जबकि इंडिया कहता है कि नहीं, हम अपने एमिशन अभी पीक नहीं कर सकते। इवन चाइना भी इतना एमिशन करने के बाद भी कहता है 2030 तक हमारे एमिशन पीक पे पहुंचेंगे, उसके बाद जाकर वो नीचे जाएंगे। इंडिया भी कहीं 250 के आसपास की कमिटमेंट देता है, हमारे एमिशन तब पीक पे पहुंचेंगे, जबकि डेवलप कंट्रीज का कहना है नहीं, 2025 तक पीक हो जाना चाहिए एमिशन और फिर उसके बाद डिक्रीज होने चाहिए। तो ये दो इंटरनेशनल प्रेशर हमारे कंट्री पे फेस हो किए जा रहे हैं। दूसरा, एनर्जी कंजम्पशन। इंडिया का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज जस्ट 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज एंड क्लीन एनर्जी डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो स्पेशली इन ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन क्यों? हम जब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह की, तो वो चार्ज कहाँ से करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से ही करेंगे ना। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इंडिया का, ये बढ़ना है। ओवरऑल कंजम्पशन मत देखिए सिर्फ,
वो हमारी आबादी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए हाउस होल्ड ज्यादा है। बट ओवरऑल पर कैपिटा कंजम्पशन अगर आप देखेंगे, यानी एक इंसान जितनी एनर्जी यूज कर रहा है, तो वो ग्लोबल एवरेज की जस्ट 1/3 है। अब जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें और ज्यादा चीजों की प्रोडक्शन करनी होगी, ठीक है, बेसिक चीजों की प्रोडक्शन करवा लो या स्टील जैसी कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करा लो, सब में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और सभी में एमिशंस भी होते हैं। तो एनर्जी कंजम्पशन भी जो है इंडिया में, वो अभी इंक्रीज होना है, इतनी जल्दी पीक नहीं कर सकता। दैट वाज सेकंड चैलेंज। थर्ड इज कॉस्ट एंड फाइनेंसिंग। Now, energy transition will require significant increase in the cost for renewables and nuclear energy। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी में प्लांट कितने ज्यादा, इनका जेस्टेशन पीरियड कितना लंबा होता है, 5-7 साल तो वो ऑपरेट करने में लग जाता है, राइट। उसके बाद उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में भी कॉस्ट अच्छी खासी लगती है। अगर आपको आज अपने घर पे सोलर पैनल्स वगैरह लगाना है, तो आप 1-2 लाख का खर्चा मान सकते हैं, राइट। तो एनर्जी ट्रांजिशन से कॉस्ट बढ़ेगी। देन फिजिकल स्ट्रेस इज एविडेंट विद द गवर्नमेंट अनेबल टू बियर ऑल द कॉस्ट। गवर्नमेंट पूरा बियर भी नहीं करती, वो सिर्फ इंसेंटिव देती है आपको कुछ, वो बियर कर भी नहीं सकती पूरा। एंड रोल ऑफ प्राइवेट फाइनेंस एंड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक विल बी क्रूशियल। तो ऐसे में प्राइवेट फर्म्स को इन्वॉल्व करना है इसमें, उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन, और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक सच एज वर्ल्ड बैंक, AIIB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे या तो ग्रांट के फॉर्म में पैसा आए या फिर चीप लोन के फॉर्म में। चीप लोन को यहाँ पे कहते हैं सॉफ्ट लोन, ओके, इसके फॉर्म में पैसा है, तब जाके हम अपने 30 से चैलेंज को मीट कर पाएंगे। एक ग्रीन बॉन्ड कर भी हम लेके आए थे, बट उसमें कोई ज्यादा सक्सेस हमें नहीं मिली। फोर्थ इज फोर्थ चैलेंज इज जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स। The re-emergence of Donald Trump in US politics could lead to delay in global climate agreements, क्योंकि इसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी यूएसए को विड्रॉ कर लिया था। वो ज्यादा बिलीव नहीं करता एनवायरमेंट जैसी चीजों में। Okay, and developed nations are encouraging India to peak emission earlier than 2030, but India इसको पीक नहीं कर सकता अभी। तो यहाँ पर इंडिया का अप्रोच क्या है? फर्स्ट इज हमारी प्रॉब्लम है डेवलपमेंट वर्सेस क्लाइमेट एक्शन। अभी भी हमारे यहाँ कई जगह ऐसी हैं जहां पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। कई फार्म्स ऐसे हैं जहां पे सही वोल्टेज पर, इतना हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी मिल ही नहीं पा रही है कि किसान अपने फार्म में पंप ऑपरेट कर सके, राइट। और फिर कई जगह ऐसी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नहीं है, वहां पे हमें डिसेंट्रलाइज्ड सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे सोलर लैंप्स एंड सो ऑन। तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अभी ये सारे चैलेंजेस, तो इनको हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट भी देखनी है, एट द सेम टाइम क्लाइमेट एक्शन पर भी ध्यान देना है। ओके, सो वी नीड, देयर विल बी ग्रोथ इन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज टू ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से ही नहीं आएगा। अगर सबसे बड़ा कुछ जो हमें हेल्प कर सकता है, सबसे बड़ा जो हमें कुछ हेल्प कर सकता है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी कर सकती है। सबसे बड़ी हेल्प हमें न्यूक्लियर एनर्जी में हो सकती है। दूसरा है एनर्जी स्ट्रेटेजी। एस्टिमेटेड एनर्जी डिमांड is set to almost double by 2040। Second is India's future energy model emphasize renewables and nuclear energy। और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल एंड ऑल दोस थिंग्स, इन चीजों की बातें कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन फ्री फ्यूल्स, इन सभी की बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि ट्रांजिशन हम लोग सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर रिलाई नहीं कर सकते। हमें न्यूक्लियर पे, हाइड्रोजन फ्यूल, इन सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी जाकर हम ये ट्रांजिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसी डायरेक्शन। सो नेशनल एनर्जी पॉलिसी एडवोकेट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन क्लीन टेक्नोलॉजीज एंड AI इंटीग्रेशन इन एनर्जी सिस्टम कुड ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी एंड द कॉस्ट। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ये कर सकता है कि हमारे इस पूरे सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है। दैट मीन्स अगर हमारा सब कुछ ऑटोमेटिक है, तो जैसे ही सनराइज होना शुरू होगा, जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, ये अपने आप बंद हो जाएंगे, ठीक है। इंसान पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि वो बाद में उठ के सुबह और ये लाइट्स ऑफ करेगा, क्योंकि उससे आती है इनएफिशिएंसी। कई बार आपने देखा होगा कि सुबह 7 बजे 8 बजे जब ऑलमोस्ट पूरा सनराइज हो चुका होता है, तब तक स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती हैं, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरे सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया प्लान्स टू स्केल अप न्यूक्लियर पावर टू मीट फ्यूचर एनर्जी डिमांड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंग। और इसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि सोलर मॉड्यूलर रिएक्टर ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं हमें, क्योंकि ये बहुत छोटा, एज लो एज 30 मेगावाट तक भी ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स हर सेक्टर, चाहे आप एक रेलवे सेक्टर को ले लीजिए, वो अपना खुद का एक SMR लगाएगा एंड अपना काम कर लेगा। ठीक, बड़े बड़े जो हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इनके जो IT पार्क्स होते हैं, वहां पर
वहां पर आप अपना सोलर मॉड्यूल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाइए, और ये ज्यादा डेंजरस नहीं होते जितना कि जो दूसरे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है। एसएमआर पे मैंने आपको मेंस 450 प्लस में सेपरेट लेक्चर इसलिए दिया था बिकॉज दीज आर द फ्यूचर। Challenges and opportunities. First is energy cost. Renewable energy remains costly. Second is tariff hikes could strain the Indian economy and consumer affordability. Okay, green financing. India need to attract $300 billion in green finance to meet the renewable targets by 2025, and government policies should focus on building framework for private sector participation. Third one is digital revolution. Transition to digital system in various sectors demands a robust power supply and need for renewable energy integration to support AI and data centers. All right. So this was really a wonderful article. नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं पॉइंटिंग द बेकॉन इन इंडियाज अंडर सी। यहाँ पे बात हमारे नेवल स्ट्रेंथ की हो रही है, ओके, जो कि हमारे जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स। इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कभी फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करते हैं, हम लोग रशिया के साथ कोलैबोरेट करते हैं, हम लोग स्पेन के साथ भी अभी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रांस उससे बाहर हो गया था P75I प्रोजेक्ट से। नाउ कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज का? ऑपरेशन संकल्प 2024। It expanded from Strait of Hormuz to the Red Sea to ensure the maritime safety from piracy as well as drone attack. अब ड्रोन अटैक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज के टाइम में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हाउ दी रेबल्स ने जिस तरह से इनको यूज करा है शिप्स को टारगेट करने के लिए। उसी तरीके से अभी यूक्रेन ने एक ड्रोन को यूज किया ऑलमोस्ट 9/11 को रेप्लिकेट करने के लिए रशिया के अगेंस्ट। Okay, so this reinforced India's role as a preferred security partner in international maritime operations. क्या डेवलपमेंट रहे हैं हमारी नेवी की तरफ से पिछले कुछ टाइम में? यू रिमेंबर जब आईएनएस अरिहंत जब ऑपरेशन हुआ था, तब हमने कहा था कि अब हमने न्यूक्लियर ट्रायड अचीव कर लिया। दैट मीन्स अब हमारे पास न्यूक्लियर पावर तीनों के लिए है, ठीक है, आर्मी के पास भी, नेवी के पास भी और एयरफोर्स के पास भी, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियर ट्रायड अचीव किया था। इस आईएनएस अरिहंत के बाद ही हमने एक और चीज कमीशन की है, दैट इज कॉल्ड एज आईएनएस अरिघात। It was commissioned in August 2024 as India's second nuclear power ballistic missile submarine, ठीक है, SSBN. After INS Aryan, this was the second one. It adds to India's nuclear triad, enhancing the nuclear deterrence. It features advanced propulsion. Advanced propulsion की जब हम बात कर रहे हैं, और जिसमें एक वर्ड आपको सुनने को मिलता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, यानी कि आपको बार बार वाटर सरफेस से ऊपर नहीं आना पड़ेगा एंड आप अंडर वाटर काफी टाइम तक रह सकते हो, सबमरीन हमारी। Okay, so it has advanced propulsion and acoustic dampening system. It successfully tested K4 submarine launched ballistic missile, और K4 मिसाइल हमने ली है इजराइल से, ठीक है। अब तो हम साथ में मिलकर ही को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, और रेंज है 3500 किलोमीटर। सेकेंड इज प्रोजेक्ट 76। This was approved by Cabinet Committee on Security and its focus on building nuclear powered attack submarine at cost of 40,000 करोड़, ठीक है। प्रोजेक्ट 75I कंप्लीट हो चुके हैं। 75I नहीं, 75 कंप्लीट हुआ है, 75I में थोड़ा इशू आ गया था फ्रांस की वजह से। और 76 Delivery of first SSN scheduled for 2036-37 with 90% इंडिजिनस कंटेंट। नो, ये इंडिजिनस कंटेंट बहुत जरूरी है, लेकिन अभी भी हम 90% पर ही पहुंच पाए। 100% इंडिजिनस कैपेबिलिटी हमारे पास अभी भी नहीं आई है, लेकिन एटलीस्ट कुछ टाइम पहले तक, अभी जब हमने पहले बनाए थे आईएनएस अरिहंत वगैरह, तो हमारे 70% इंडिजिनस कंटेंट था इसमें, बट एटलीस्ट अब हम 70 से बढ़ के 90% तक पहुंचे एंड सेल्फ रिलायंट भी हो जाएंगे इसमें। इट विल पोजिशन इंडिया एज only non-P5 nation operating both SSBN and SSN. ओके, यानी कि हम न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन भी होंगी हमारे पास एंड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी होंगी, ठीक है। ओनली नॉन P5 नेशन, यानी कि जो P5 हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, उनके पास तो है, लेकिन उन 5 के बाहर अगर हम आ जाएं तो सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री बनेगा जिसके पास ये दोनों कैपेबिलिटीज होंगी। Unmanned underwater vehicles. The development of 100-ton UUV at 2,500 crore. This will be a low-cost, high-return investment, enhancing India's undersea warfare capabilities. अब जैसे ड्रोन बन रहे हैं आसमान में उड़ने के लिए, ऐसे ही समंदर में पानी के अंदर जाने के लिए अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल्स भी बनाए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज कन्वेंशनल सबमरीन की अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई हमारी न्यूक्लियर टाइप की। कन्वेंशनल सबमरीन में प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75I। ओके, ये डीजल वाली सबमरीन्स हैं। 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, दैट इज आईएनएस बागशीर, कमीशन सून, ठीक है। तो ये पूरे 6 इसमें कंप्लीट हो गई हैं। ये सब प्रोजेक्ट 75 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। इट प्लान टू इंडक्ट 3 more स्कॉर्पियन बोट्स विद 60% इंडिजिनस कंटेंट।
बट इसके आगे और भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट 75I। इट एम्स टू इंडक्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इन इनेबल सबमरीन। नाउ दिस एआईपी, इसी की हम बात कर रहा था कि अगर ये हम लोग के सबमरीन में यूज होता है तो हम लोग काफी हद तक, काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारे जो जवान उसमें है वो कितना मेंटली टफ है। ओके, बट दिस विल रियली हेल्प। कोलैबोरेटिंग विद फॉरेन बिडर्स लाइक जर्मनी और स्पेन, द फर्स्ट बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू हैव 45% इंडिजिनस कंटेंट। ओके, तो ये यही हुआ है कि फ्रांस यहाँ से बाहर निकल गया, तो अब या तो हमें जर्मनी की मदद से बनानी होगी या स्पेन की मदद से। सो व्हाट विल बी इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ऑल सबमरीन्स एंड अंडर सी कैपेबिलिटीज हमारी एनहांस होंगी। इट विल एनहांस इंडियाज डेटरेंस, सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इन मैरीटाइम डोमेन, एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग मैरीटाइम स्टेबिलिटी एज वेल एज सिक्योरिटी। Second is geostrategic importance. It aligns with India's role in Sagar, that is security and growth for all in the region and Indo-Pacific strategies. बट इसमें चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा है बजटरी एंड टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि कुछ सबमरीन डिलीवर होंगी बाय 2045, काफी दूर है। Okay, long gestation period for submarine projects and need for sustained funding and streamlined acquisition process. Operational gaps भी हैं, जैसे delay in modernizing decommissioned submarines may create capability gaps, क्योंकि काफी सारी सबमरीन है जिनको अब हम लोग decommission कर रहे हैं। राइट, तो ये कुछ challenges भी हैं इसमें हमारी नेवल पावर को और बढ़ाने में। Second is posthumous reproduction. आपने न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा थी और भी कुछ हैं। ये लोग क्या करती हैं, ये अपने एग्स को फ्रीज करवा दे रही हैं। दैट मीन्स अगर इनकी रिप्रोडक्शन एज निकल भी गई, दैट इज अगर ये 50 ईयर्स से ज्यादा इनकी एज हो भी गई, सपोज 60 मान लीजिए, चलिए 60-65 ईयर्स, तो उस एज में भी इनको अगर मदर बनना है तो जो एग्स इन्होंने फ्रीज करवाए हैं, ये उन एग्स को यूज करके अपना खुद का एक बायोलॉजिकल बच्चा प्रोड्यूस कर सकती हैं। ओके, किसी भी एज में। राइट, तो ये कहलाता है आपका पोस्टह्यूमस रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट इज इसका रेलेवेंस, अगर हम यूपीएससी सिलेबस में देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में द रोल ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडे उसमें रखे जाते हैं, ऑलमोस्ट जैसे आपका कैप्टन अमेरिका मिला था 70 साल बाद आइस में। ओके, सो क्रायो प्रिजर्वेशन की बात की जाती है यहाँ पर, एंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, बट इसमें लीगल और एथिकल डायमेंशंस भी आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। सेकंड इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर इमर्जिंग इश्यूज। अब क्योंकि ये ऐसे इश्यूज हैं जो पहले नहीं सोचे थे वर्ल्ड ने कि इस तरह की भी चीजें आएंगी, लेकिन आज ये चीजें आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके लिए भी हमें कुछ लीगल फ्रेमवर्क बना के रखना होगा। एंड द रोल ऑफ जुडिशियरी इन फिलिंग दीज लेजिस्लेटिव गैप्स। दूसरा एथिक्स, दैट इज बायो एथिक्स, यानी कि कॉमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपने तो कॉमोडिफिकेशन कर दिया ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। कोई भी लेडी, सपोज कीजिए कि इलॉन मस्क जैसा कोई आदमी है ब्रिलियंट, ठीक है, या फिर कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की है, कोई एक्ट्रेस है, वो अपने एक्स को फ्रीज करना शुरू कर दे, ठीक है, और बाद में आपको लगे कि यार इसका बायोलॉजिकल बच्चा होना चाहिए, और वो उसको सेल भी कर सकती है बाद में दूसरे को कि यू कैन यूज माई एक्स। ओके, दूसरा राइट्स वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन प्रोडक्टिव चॉइसेस, एंड सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से द जेंडर पर्सपेक्टिव इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिप्रोडक्शन एंड पैट्रियार्की एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन फैमिली एंड इनहेरिटेंस। तो ये सारे इश्यूज इस आर्टिकल में हाईलाइट किए गए हैं। Okay, so Delhi High Court, in a case in 2024, it allowed parents of a deceased unmarried man to use his preserved semen for posthumous reproduction. ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, इसलिए यहाँ पे जुडिशरी के रोल की बात की गई है कि आपने किस बेसिस पर एक पेरेंट्स को अलाउ कर दिया था कि उनका जो बेटा जो मर चुका था, ठीक है, उसी के क्रायो प्रिजर्व सीमेन को यूज कर रहे हैं वो लोग, उसका एक बायोलॉजिकल यानी कि ग्रैंड चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, द मैन हैड प्रिजर्व्ड हिज सीमेन व्हाइल अंडरगोइंग कीमोथेरेपी एंड पास्ड अवे इन 2020. Now his parents sought legal permission to use the sample, citing the desire to continue their family legacy. ओके, तो मेल हो फीमेल हो दोनों ही इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के मैंने आपको पढ़ाया था पुराने न्यूज एनालिसिस में, और सरोगेसी एक्ट 2021। अब सरोगेसी एक्ट में तो आपको बता ही दिया गया है, ठीक है, कोई सिंगल मैन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई सिंगल फीमेल भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है, जब तक कि वो विडो वगैरह ना हो। ओके, और मैरिड होना चाहिए और कुछ साल तक आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। अगर 10 साल तक 5 साल तक आपका बच्चा नहीं होता है तो आपको सरोगेसी अलाउ की जाएगी, वो भी फैमिली रिलेशन में, ठीक है। सरोगेसी एक्ट भी मैंने लास्ट ईयर आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ाया था, ठीक है। दोनों एक्ट में आपको दोबारा पढ़ाऊंगा प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में, डोंट वरी अबाउट दैट, बट अभी इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं करता क्या है ये दोनों एक्ट।
It regulate the infertility treatment, gamete donation, and surrogacy. These acts fail to address issues of posthumous reproduction comprehensively, particularly cases involving unmarried individuals. Now प्रॉब्लम यही है यहाँ पर कि ये दोनों एक्ट हमने बनाए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, और आजकल लोग फैमिली नॉर्म्स जिस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, बट द थिंग इज कि हमने कभी भी इस एक्ट में ये नहीं सोचा था कि ये जो पोस्टुमस रिप्रोडक्शन है इसके रिस्पेक्ट में क्या करना है। ये दोनों ही एक्ट इसकी बातें नहीं करते। ओके और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए कि जो इंडिविजुअल जिसकी डेथ हुई है वो अनमैरिड रहा हो, तो क्या हम उसके सीमन या उसके एक्स को यूज करके एक उसकी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, ये दोनों एक्ट इसके बारे में कोई बात नहीं करते। ओके बट क्लॉज 24F ऑफ ART एक्ट एम्फेसाइज द प्रायर कंसेंट ऑफ द डोनर, बट इट डज नॉट क्लैरिफाई प्रोविजन फॉर डिजीज डोनर। ठीक, ये यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं कि आप प्रायर कंसेंट लीजिए डोनर का कि उनका सीमन या उनका एग यूज किया जा सकता है, बट अगर वो मर चुका है तो फिर प्रायर कंसेंट नहीं ले पाएंगे ना हम इस एक्ट के अंडर में। तो कहीं ना कहीं हमें इसके प्रोविजंस को दोबारा से इस एक्ट को अमेंड करके इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, या फिर हमें इसके लिए एक सेपरेट एक्ट ही बनाना होगा। कंसेंट इशू, नो हाई कोर्ट एक्सेप्टेड इम्प्लाइड कंसेंट दैट इज फ्रॉम द पेरेंट्स एट सफिशिएंट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर डिजीज डोनर। ओके तो यहाँ पे इन्होंने पेरेंट्स के कंसेंट को ही मान लिया, यानी कि जो बच्चा होगा उसके ग्रैंड पेरेंट्स। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो केसेस सच एज डूडवार्ड स्पेन्स वर्स एंड ईयरवर्थ वर्सेस नॉर्थ ब्रिस्टल एनएचएस ट्रस्ट, ये एग्जांपल साइट किए गए टू एड्रेस द ओनरशिप ऑफ जेनेटिक मटेरियल पोस्टुमसली। ठीक है, क्या एक आदमी मरा भी है तो क्या उसके पेरेंट्स के पास उसके जेनेटिक मटेरियल की ओनरशिप जाती है या नहीं जाती है, उसको यही मान के दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। अब इसमें एथिकल एंड लीगल क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मटेरियल एज अ प्रॉपर्टी। द हाई कोर्ट कैटेगराइज सीमन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज, एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक्स सजेस्ट दैट कमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स टू ऑब्जेक्ट्स फॉर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े एथिकल इशू तो इसमें आते हैं कि आप सीमन और एक्स को भी एक कमोडिटी या प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे हो। सेकंड इज पेरेंटल राइट एंड सरोगेसी। नाउ क्वेश्चन अराइज ऑन लीगल पेरेंटेज इफ द सीमन डोनर इज डिसीज्ड, who will consider the child's legal parents? The absence of laws on this posthumous reproduction through surrogacy raises doubts about rights and ethical boundaries। ठीक है, आप किसको पेरेंट कंसिडर करेंगे? अगर वो लड़का अभी अनमैरिड ही था, ही डाइड, ओके, तो ग्रैंड पेरेंट्स तो हैं, बट उसके पेरेंट्स किसको कंसिडर करेंगे आप? नेक्स्ट इज implication on birth certificate, concerns regarding the legal identity of the child born through posthumous reproduction। तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए प्रॉपर एक लॉ बनाने की जरूरत है, जैसे हमने सरोगेसी के लिए लॉ बनाया है। ब्रॉडर implication, ethical dilemma, the absence of explicit guidelines, it challenge the ethical dimension of using reproductive technology for diseased individuals, and it highlights the patriarchal norms in reproduction and legacy। अब feminist को प्रॉब्लम इसी से है कि ये तो patriarchal norms हैं कि हाँ हम बेटे से ही वंश चलता है, हमारा वंश चलना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो वो सब तो चलता रहता है फेमिनिस्ट की बातें। दूसरा है कॉल फॉर रिफॉर्म्स, द नीड फॉर रिविजिटिंग दिस ART एंड सरोगेसी लॉज टू एड्रेस द यूज ऑफ गैमेट्स पोस्टुमसली। सेकंड, कंसेंट प्रोटोकॉल, एंड थर्ड, राइट ऑफ द ऑफस्प्रिंग एंड अदर स्टेक होल्डर्स। Next is societal impact. The advances in reproductive technology create new complexities in kinship, inheritance and reproductive rights। ठीक है, तो ये सोसाइटल इम्पैक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए एक लड़की की डेथ हो गई, उसके बाद उसका कोई ब्रदर या सिस्टर वो ये क्लेम कर दे कि नहीं ये क्या जरूरत है, ये ठीक है पोस्टुमस रिप्रोडक्शन कराने की क्या है, ही इज गॉन, देन ही इज गॉन। ओके, वरना उस चाइल्ड का भी फिर प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब चीजें निकल के आएंगी। ओके सो दिस वाज रियली गुड आर्टिकल। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, मणिपुर मिलिटेंट्स यूजिंग स्टारलिंक डिवाइसेस। अब देखिए एक बात याद रखिए कि ये जो इलॉन मस्क का स्टारलिंक है इसको अभी परमिशन नहीं मिली है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे मणिपुर में रेबल्स के पास कुछ इक्विपमेंट्स मिले जिनमें से हमें स्टारलिंक का भी मिला, लेकिन हालांकि उसने मना किया है कि नहीं हम नहीं कर, हमारे नहीं है इसमें। द बिलियनियर इलॉन मस्क हैज डिनाइड द क्लेम्स दैट हिज स्पेस कंपनी SpaceX satellite internet technology Starlink is being used by militants in the Manipur। Starlink is still pending approval in India, though it will be starting operation in Bangladesh and Bhutan in 2025। Starlink है क्या? लियो, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स का एक पूरा कॉन्स्टलेशन बनाया जाएगा जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, जो कि हाई स्पीड और लो लेटेंसी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर लेटेंसी का मतलब क्या है, यानी कि आपने एक डिवाइस से मैसेज भेजा और वो दूसरे डिवाइस पर कितने सेकंड के डिफरेंस से आ रहा है, वो कहलाता है आपका लो लेटेंसी। ओके, और क्योंकि ये लियो में है, लो अर्थ ऑर्बिट, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर
लेटेंसी रेट कम होगा क्योंकि सिग्नल जाएगा और जल्दी से वापस आएगा। लेकिन अगर यही सैटेलाइट जीटीओ में स्टैब्लिश कर दी जाएगी तो लेटेंसी रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, जीटीओ के एडवांटेज डिसएडवांटेज और लियो के एडवांटेज डिसएडवांटेज वो अभी इसी सेशन में डिस्कस होंगे जस्ट 5 मिनट्स आगे। Okay, now this is becoming a popular choice for users worldwide in remote areas, sea vessels यानी कि open oceans में, disaster struck regions, places where oppressive regimes have throttled access to more mainstream internet service. Especially ये oppressive regime में काफी काम आया है satellite based internet। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी इंडिया को लेकर थोड़ा सा अंडमान निकोबार की तरफ भी हुआ। ठीक है, वहां पे कुछ ऐसे लोग मिले जो लोग स्टारलिंक की सर्विसेज यूज कर रहे थे जबकि वो अप्रूव नहीं है अभी इंडिया में। ठीक है, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जैसे यूएसए से आपने परचेज कर लिया, उसके बाद आप इंडिया में ले आए, फिर आप यहाँ पे यूज करना शुरू कर रहे हैं। मेन लैंड इंडिया में तो नहीं हो रहा है, बट ये कहीं ना कहीं मणिपुर में जो यूज हुआ है ये म्यांमार साइड से हुआ होगा। ठीक है, उनका हेडक्वार्टर भी वहां पे बताते हैं रेबल सेक्शंस। बिकॉज सेक्शन 6 ऑफ इंडिया वायरलेस एक्ट एंड सेक्शन 20 ऑफ इंडिया टेलीग्राफ एक्ट, the use of Thuraya, that is iridium satellite phones, is illegal in the country and these restrictions are in place to combat the militancy and terrorism। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये चीजें अभी अलाउ नहीं की जाती हैं। गवर्नमेंट कुछ इंटरसेप्शन रूल में कुछ चेंज किया गवर्नमेंट ने, ऐसे कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बट सीधी बात है आपकी राइट टू प्राइवेसी वायलेट होने के काफी चांसेस हैं। ठीक है, December 6 टेलीकम्युनिकेशन, अब लास्ट ईयर अभी यूट्यूब में देखेंगे आप प्लेलिस्ट में तो जाके आपको टेलीकॉम बिल मिलेगा जो लास्ट ईयर आया था। ठीक है, इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वहां पर मेंस 450 प्लस में, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा अगर देखना है तो, नहीं तो प्रीलिम्स के टाइम में दोबारा कराऊंगा रिवीजन। ओके, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन। यहाँ पे अब इलीगल इंटरसेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, पेगासस टाइप का नहीं, लॉफुल यानी कि कहीं आपको किसी पे डाउट है सिक्योरिटी एजेंसीज को तो होम सेक्रेटरी परमिशन दे सकते हैं। Okay, lawful interception of messages, Rules 2024, which empowers some enforcement and security agencies to intercept phone messages under certain conditions. Okay, तो ये सुपरसीड कर जाएगा रूल 419A ऑफ इंडियन टेलीग्राफ रूल। ठीक है, इसको सुपरसीड करेगा ये, बट उतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखना है दैट दिस विल ऑथराइज द यूनियन होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इंचार्ज, यानी कि स्टेट होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होंगे, as the competent authority to order the interception of any message or class of messages. An officer not below the rank of joint secretary to union government may also issue such order, but only in unavoidable circumstances। जैसे अगर कभी सेक्रेटरी नहीं है और कुछ अर्जेंसी है तो फिर जॉइंट सेक्रेटरी भी इशू कर सकते हैं इसको, but only for the reasons specified under section 20 clause 2 of Telecommunication Act 2023। ओके, तो ये जो रूल था अंडर टेलीग्राफ रूल, इसको सुपरसीड कर जाएगा अब ये सेक्शन 20 क्लॉज 2 ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। ठीक है, टेलीकॉम एक्ट वहां से देख लीजिएगा। द रूल्स आल्सो मैंडेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू इंटरसेप्शन एवरी 6 months बाय ऑथराइज्ड एजेंसी एंड रिव्यू कमिटी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपने ठीक है कर लिया एक बार, आपको कुछ मिला नहीं मिला डजंट केयर, बट उसके बाद आप ये जो इंटरसेप्शन के रिकॉर्ड्स हैं इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे 6 month के अंदर। So what are the concerns about new rules? The new rules are criticized for not fixing any accountability for the willful misuse of power of interception by authorized agency। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इस पावर का मिसयूज होता है तो फिर इस पे किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। Okay, the rules are silent about the punitive actions if any authorized agency abuses the power of interception for a period up to 7 days। 7 days में authorized agency को इसको सैंक्शन देना होगा। ठीक है, तो 7 days तक आप फ्री हो यूज करने के लिए, बट 7 days में या तो आप सैंक्शन ले लीजिए या फिर बंद कर दीजिए इंटरसेप्ट करना। बट 7 days तक आपने जो इंटरसेप्शन किया और उससे अगर आपने किसी पर्सन की प्राइवेसी हार्म की, उसका अब्यूज किया, तो उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। और ये बस ये दो ही क्रिटिसिज्म है इसके। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ठीक है, ये बात आ गई यहाँ पर। इंडिया इज 48% लैकिंग इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन, ब्लॉकिंग दी एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर। यहाँ पे स्टारलिंक के रिस्पेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे सॉरी जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर ये सैटेलाइट्स वगैरह लियो में बनाया जा रहा है जैसा स्टारलिंक बना रहा है, या अगर जीटीओ में बनाया जाए तो किसमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। ओके, तो उनकी बात करेंगे, उसके बाद ग्रीन डिपॉजिट इसकी भी बात करेंगे। ये दो लास्ट टॉपिक हैं आज के। पहले आप यहाँ देख लीजिए, मेजोरिटी अर्थ में जितनी सैटेलाइट्स वगैरह घूम रही हैं वो घूमती हैं लियो लो अर्थ ऑर्बिट में। ओके, इसके बाद हमारा आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और ये होते हैं हमारे हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। तो यहाँ पे अधिकतर जो
सैटेलाइट्स वगैरह है, स्टारलिंक के प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब यहाँ लियो में ही ऑपरेट कर रहे हैं। Okay. So LEO is an orbit that is relatively close to the Earth's surface, and this equates up to 2000 kilometer. LEO is home to vast majority of satellites as well as international space station. तो यहाँ पर जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है या वन वेब प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये सब लियो सैटेलाइट्स का ही कॉन्स्टेलेशन है। सो हमें दो चीजें इसमें जाननी होंगी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक, नाउ लियो में हमें ज्यादा रूट मिल जाते हैं क्योंकि इसमें बिकॉज यहाँ पर जो सैटेलाइट्स होती हैं दे डू नॉट ऑलवेज हैव टू फॉलो ए पर्टिकुलर पाथ अराउंड द अर्थ। ओके, इनका जो प्लेन होता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी गई है, प्लेन, दिस प्लेन कैन बी टिल्टेड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन वाला, ठीक है, इनके प्लेन को टिल्ट किया जा सकता है। दिस मीन्स देर आर मोर अवेलेबल रूट्स फॉर सैटेलाइट्स इन दी लियो, ठीक है, जैसे हाईवे जैसा नहीं कि हाईवे जैसा जा रहा है आपको उसी पे चलना है। जो कच्चे रोड्स होते हैं, अगर तो आपने देखा होगा कहीं भी लोग इधर उधर से गाड़ी निकाल ले जाते हैं, तो वही फायदा हमें लियो में भी होता है कि हमें यहाँ पे ज्यादा रूट्स मिलते हैं, तो ज्यादा सैटेलाइट इसमें वर्क कर सकती हैं। दूसरा मिनिमल लेटेंसी, लेटेंसी मैंने आपको बताया मैसेज भेजने और रिसीव होने के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो। ओके, तो यहाँ पर जो ग्राउंड में जो रिसीवर लगे होते हैं उनके साथ मिनिमल टाइम डिले के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। आपने मैसेज किया, सैटेलाइट पे गया, फिर वापस से ग्राउंड रिसीवर ने किया और फिर अपने दूसरे फोन पे भेजा। क्योंकि लियो नजदीक है तो लेटेंसी भी यहाँ पर काफी कम होती है। दूसरा रिलायबल लिंकिंग, द शॉर्टर डिस्टेंस टू द अर्थ मींस दैट सैटेलाइट टू अर्थ कम्युनिकेशन लिंक सफर लेस पाथ लॉस and a reliable link can be established with less power and reduce antenna size. This is third benefit. For this high resolution images, तो यहाँ से जो images भी आती हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन की वो काफी हायर रेजोल्यूशन में आती है, ठीक है, इसलिए हम लोग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स वगैरह जो होती हैं काफी हद तक हम लोग लियो में ही करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज ऑफ लोअर ऑर्बिट लॉन्च कॉस्ट इज ऑल्सो डिमिनिश सिंस द स्मॉलर एंड लेस पावरफुल लॉन्चर्स विल बी रिक्वायर्ड। तो दीज 5 आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग द स्पेस इंटरनेट इन लो अर्थ ऑर्बिट। बट इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्मॉलर कवरेज। नाउ अगर आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और ये सैटेलाइट है आपकी, तो ये सिर्फ इतना एरिया कवर करेगी आपके अराउंड का, लेकिन अगर ये सैटेलाइट और हाई एरिया में होगी तो वो इतना ज्यादा एरिया कवर करेगी, ठीक है। इसलिए अगर हम कम हाइट पे लियो वगैरह में यूज कर रहे हैं सैटेलाइट्स को तो वो स्मॉल एरिया को ही कवर कर पाती है। दिस इज फर्स्ट डिसएडवांटेज। Owing to their lower height, the signals cover a relatively small area, which requires more satellites in order to reach signals to every part of the planet. Second is visibility of the satellite. LEO satellite orbital periods are of the order of 90 minutes. Now see, LEO satellites का जो orbital period होता है वो चलता है 90 मिनट्स के ऑर्डर में। तो इसका मतलब ये है दैट सैटेलाइट्स विल ओनली बी विजिबल फॉर 5 to 20 मिनट्स पर ऑर्बिट। तो अगर हमें अनइंटरप्टेड डेटा ट्रांसमिशन चाहिए तो वी नीड मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन द नेटवर्क। अगर हमने हाई एरियाज में यूज किया होता, दैट इज जीटीओ वगैरह में जाके हमने सैटेलाइट्स ली होती, तो एक ही सैटेलाइट वास्ट एरिया को कवर कर रही होती। ओके, सो हमें इसमें कम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स यूज करनी पड़ती पूरे अर्थ के एरिया को कवर करने के लिए। Next is not stationary. The satellite in the LEO orbit is moving target for a ground station. क्या ग्राउंड में जो स्टेशन बनाया वो तो स्टेशनरी है, बट जो सैटेलाइट है वो तो मूव कर रही है। टू कीप द ट्रांसमिटेड पावर रिक्वायरमेंट्स लो, बोथ द सैटेलाइट्स एंड द अर्थ स्टेशन एंटीनास मस्ट बी हाईली डायरेक्शनल। तो अब जरूरत ये है कि जैसे सैटेलाइट मूव कर रही है उसी तरीके से आपका एंटीना भी मूव करता रहे अपनी डायरेक्शन। तो ये सेकंड इज डिफिकल्ट ट्रैकिंग। Individual LEO satellites are less useful in telecommunication because they have to move so fast across the sky and therefore require a lot of effort to track from the ground station. इसलिए इनको टेलीकम्युनिकेशन में कम यूज किया जाता है एंड मोस्टली ये जो ऑर्बिट है लियो इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए ज्यादा यूज करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हम स्पेस इंटरनेट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से प्रोवाइड करें तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जियो स्टेशनरी दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 35,786 किलोमीटर। ओके, और ये किसके साथ अलाइन होता है, ये अलाइन होता है हमारे इक्वेटर के साथ। सो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ 30 ऑलमोस्ट नियरली 36,000 किलोमीटर from the earth equator are most widely recognized for many satellites used for various kind of telecommunication including the television. Yeah. Satellites इस orbit में they complete one revolution of the earth at the same time that earth rotates once on its axis. ओके, जबकि लियो में ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पर 90 मिनट्स के स्लॉट में चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर सैटेलाइट भी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लेगी जितना अर्थ टाइम देता है अपने एक्सिस पे रोटेट होने का। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क आई होप कि आपको पता होगा, वो स्कूल के बच्चों को भी पता होता है। ए सैटेलाइट इन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट अपीयर्स स्टेशनरी टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर। अब क्योंकि इसकी
जो रेवोल्यूशन है, इसका जो सैटेलाइट का जो रेवोल्यूशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है अर्थ के रोटेशन के बराबर। ठीक, इस वजह से जो सैटेलाइट यहाँ पे होती है वो स्टेशनरी अपीयर होती है। तो हमारा यहाँ पे ये जो डिसएडवांटेज था लियो का, वो जीटीओ में जाकर सही हो जाता है। ओके, एडवांटेज, कवरेज ज्यादा करेगा और लिंकिंग, बीमिंग सिग्नल्स फ्रॉम द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कैन कवर a significant portion of the earth with one satellite covering about one third or 3 to 4 satellites covering the entire planet। यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 सैटेलाइट पूरे एंटायर प्लैनेट पे कवर कर सकती है। लिंकिंग, एज दे अपीयर टू बी स्टेशनरी इट इज इजियर टू लिंक दैम। अब यहाँ पे क्योंकि एंटीना को बार बार इधर उधर मूव नहीं करना होगा अपने आप को लिंक करने के लिए, जो कि लियो में हमें प्रॉब्लम हो रही थी। Second, it is simple and affordable. The satellite remains in the same relative position throughout the day, so antennas do not have to move. Therefore, the reception dish does not require tracking. Hence, it is simple and affordable. And remote sensing, a stationary satellite always sees the Earth from the same angle, so it can record the same image at brief intervals. बट इसमें भी लिमिटेशन है। सबसे बड़ा है लेटेंसी, क्योंकि अब डिस्टेंस बढ़ गया तो वैसी बात है कि जो टाइम लैग बढ़ जाएगा मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के बीच में, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। लो स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत दूर से हो रहा है, इसलिए जो भी डेटा जनरेट करेगा वो उतने ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में नहीं होगा। एंड मोनोपोली, इंटरनेट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय लार्ज सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट विच आर मोनोपोलाइज्ड बाय नेशंस विद वेल फंडेड प्रोग्राम दैट बिल्ड लार्ज एंड एक्सपेंसिव सैटेलाइट। ठीक है, अब यहाँ पर वही देश सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं जो थोड़े वेल ऑफ है। खैर इसरो भी अब तो उस लेवल पे आ गया है, नहीं फिर भी अभी भी हम कोई ज्यादा हैवी सैटेलाइट्स नहीं लॉन्च कर पाते, तो फिर ये कुछ नेशंस की ही मोनोपोली बन के रह जाएगा पूरे ग्लोब पर इंटरनेट प्रोवाइड करना। ओके, सो दिस वाज अबाउट द स्पेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज। इस आर्टिकल में मत जाइए आप, ये जो टॉपिक है स्पेस इंटरनेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया है। ग्रीन डिपॉजिट, ना ग्रीन डिपॉजिट इंडिया में लॉन्च किया गया था, बट ना तो लोगों ने इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, ना ही बैंक्स ने। Now, RBI in April last year issued a comprehensive framework for lenders to accept the green deposit। अब यहाँ पे क्या कहा गया था, बट लैंडर्स का ये कहना है बैंक्स का कि इसमें कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। सो पहले तो इसको जान लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दीज आर इंटरेस्ट बियरिंग, received by the lenders for a fixed period and proceeds of which are earmarked for being allocated towards the green finance। यानी कि मैंने अगर पैसा जमा किया है और मैंने कहा है कि ये मेरा ग्रीन डिपॉजिट है, तो इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा, लेकिन मेरा ये वाला जो पैसा है वो सिर्फ किसी ना किसी ग्रीन प्रोजेक्ट को फंड करने में ही लोन दिया जाएगा दूसरी एंटिटीज को, राइट। और अगर जब ये मैच्योर हो जाएगा तो या तो डिपॉजिट मैं रिन्यू कर सकता हूं दोबारा, या फिर मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूं, वो मेरी चॉइस है। The deposit can also be denominated only in Indian rupees। Now this is the third point जो आपको याद रखना चाहिए for your prelims। फंड्स किस सेक्टर में यूज कर सकते हैं हम सिर्फ ग्रीन सेक्टर में यूज कर सकते हैं, सच एज एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड सो ऑन। या ग्रीन बिल्डिंग्स को फंड करने में, कोस्टल मराइन एनवायरनमेंट को, या फिर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ठीक है, दिस शैल बी सब्जेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट। नाउ दिस इज फोर्थ पॉइंट कि इस तरह के जो भी लोन दिए जाएंगे वो थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाए जाएंगे। प्राइवेट बैंक्स आर स्लो अडॉप्टर्स टू सच डिपॉजिट। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपसे प्रीलिम्स में गलती कराएगा एग्जाम में। फर्स्ट, दिस फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, बट excluding the RRBs, local area banks and payment banks and all deposit taking NBFCs including Housing Finance Corporation। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अदरवाइज प्रीलिम्स में गलती होगी। दूसरा, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपको लगेगा कि ये भी ग्रीन हो सकते हैं बट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल न्यू एंड एक्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो एक्सक्लूड ही होगा। इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेड, अगर किसी फॉसिल फ्यूल प्लांट को इंप्रूव या अपग्रेड करना है वो भी ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। न्यूक्लियर पावर, दो ये जीरो कार्बन एमिशन होता है बट इसके बाद भी इसको ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं माना जाएगा। डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, यानी कि जो वेस्ट कलेक्ट हुआ है उसको हम लोग अगर सीधे बर्न कर रहे हैं तो वो भी ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं है। अल्कोहल, वेपन्स, टोबैको, गेमिंग, ऑयल पाम इंडस्ट्रीज, ये सब एक्सक्लूड की गई हैं, इनको ग्रीन प्रोजेक्ट्स नहीं माना गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे मिस्टेक कराएगा वहां पर वो है ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम बायोमास यूजिंग फीड स्टॉक originating from protected areas, landfill projects and hydropower plants of 25 megawatt have been excluded from green financing। ये पॉइंट्स आपसे एग्जाम में गलती कराएंगे। ओके, और दूसरा ये एक्सक्लूजन वाला। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वही सब चीजें हैं वो चल रही हैं। इसराइल ने अटैक
चल रहा है गाजा पे। पुतिन ने कहा है हम रिवेंज लेंगे, जो आपने 9/11 टाइप की स्ट्राइक की, ये 9/11 टाइप की स्ट्राइक की। देखिए ये बिल्डिंग में यहाँ पे ड्रोन से अटैक किया इन्होंने, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था उसी तरीके का। ठीक है, यूएस प्लेइंग विद फायर, क्योंकि यहाँ पे ताइवान को कुछ मिलिट्री एड दिया है यूएसए ने, 571 मिलियन इन मिलिट्री असिस्टेंस कम ऑन टॉप ऑफ मिस्टर बाइडेन ऑथराइजेशन ऑफ 567 मिलियन फॉर सेम पर्पस अर्लियर ऑल्सो। और कुछ मिलिट्री सेल भी की है यूएसए ने। तो चाइना उसकी वार्निंग देता रहता है यूएस को कि आप फायर से खेल रहे हो। ओके, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर जॉइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।